मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर रीजनिंग पर के क्वेश्चन पर। आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के। 15 क्वेश्चन हैं इसमें टोटल, और ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है जो प्रीवियस ईयर पर आधारित होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि रोहित, रोहन और रानी के 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपनी फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, यानी कि जो रोहित है वह आरंभ से 9वें स्थान पर खड़ा है। तो ये हमारा आरंभ से हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा आरंभ से, ठीक है। और ये 9वें स्थान पर खड़ा है। कितने स्थान पर? 9वें स्थान पर खड़ा है। और यहाँ पे कौन खड़ा है? रोहित खड़ा है, ठीक है ना। ये रोहित खड़े हैं 9वें स्थान पर। इसका मतलब इसके पहले कितने लोग होंगे? 8 लोग होंगे, ठीक है। रोहित की जो पोजीशन है वो आरंभ से 9वें स्थान पर है। इसके बाद कंडीशन है, आगे कह रहा है कि रानी अंत से 14वें जगह पर है, और जो रानी है वो अंतिम से 14 नंबर पर है। तो यहाँ पर हो जाएंगी रानी, और ये अंतिम से कितने नंबर पर हैं? 14 नंबर पर हैं। तो इसके पहले कितने लोग होंगे? 13 लोग होंगे, ठीक है। और रोहित के पहले कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, क्योंकि ये 9वें स्थान पर है और ये 14 नंबर पर है अंत से। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अंत लिख देते हैं, अंतिम से। इसके बाद कंडीशन है कि रोहन और रानी के बीच में 4 छात्र हैं। तो हम बीच में बिठाते हैं किसको? रोहन को। और रोहन और रानी के बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो 1 2 3 और 4 लोग हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है रोहन और रोहित के बीच में 5 छात्र हैं। तो रोहित और रोहन के बीच में 5 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए। अब कंडीशन हमारे पास है कि अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है, यानी कि रानी की जो पोजीशन है वो आरंभ से कितनी है? आरंभ से रानी की जो पोजीशन है वो 20वीं हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20वीं जगह पर है, तो कतार की अंत से रोहन का स्थान क्या होगा? तो कतार की अंत से रोहन का स्थान, तो पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या आरंभ से ये 20 स्थान पर सही बैठा है रोहन को कि नहीं। क्योंकि रोहन अगर यहाँ बैठा है तो हो सकता है रोहन यहाँ भी तो बैठ सकता था, लेकिन कंडीशन हमारी और भी हो सकती है। बट चेक कर लेते हैं। रोहित 9वें स्थान पर है तो 9 हो गया, और 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, और 1 15, 15 और 4 कितना? 19, और 1 20 हो जाएगा। मतलब इधर हमने जितने लोगों को बैठाया है सब लोग सही बैठे हैं। और रानी की पोजीशन आरंभ से पता है 20 नंबर पर है, ये आरंभ हो जाएगा। और अंतिम से रानी की पोजीशन है 14 नंबर पर, ठीक है। तो 14 नंबर हो गया रानी तक। यहाँ जो बैठी है रानी ये 14 नंबर है। 14 के बाद फिर ये 4 कितना हो जाएगा? 18। और ये जो रोहन की पोजीशन है रोहन की, तो 18 बाद कितना हो जाएगा? 19। यानी कि जो रोहन की पोजीशन है वो अंतिम से कितने नंबर पर है? 19वें नंबर पर आ जाएगी। तो कंडीशन जो हमारा आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि 19 हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है। ध्यान पूर्वक देखिए और बताइए कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन इस पैटर्न के दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये जो चित्र दिया गया है इसके आधे हिस्से को हमें देखना है और किसके समान ये दिखाई देता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो एरो बना हुआ है, इसके बाद यहाँ पे क्रॉस है, फिर ये ड्रेस बना हुआ है बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है। तो ये देखिए एक फिगर यहाँ पे है जो बिल्कुल तिरछा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है। तो ये पहला नंबर तो गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एरो इधर बना हुआ ये भी सही है, इसके बाद ये पैटर्न ये भी ठीक है, इधर भी ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है, ये तो दूसरा बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आधे हिस्से की तरह दिख रहा है। यानी कि जो आधा हिस्सा हमारा दिख रहा है ये बिल्कुल हमारे कितनी तरफ दिख रहा है? सेकंड नंबर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। ये जो हमारा आधा हिस्सा है ये बिल्कुल दूसरे वाले चित्र की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर की बात अगर करें तो ये पे देखिएगा क्रॉस एक पैटर्न यहाँ पे जो तिरछा दिख रहा है ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी तिरछा पैटर्न पे एरो नहीं बना हुआ है। तो जिसका आंसर हो जाएगा ये नंबर हमारा बी नंबर, यानी कि 2/2 और 2 लिखा हुआ है, यानी कि चित्र जो है वो 2 ही है, दूसरा नंबर। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 और 1 लिखा है, यहाँ पे 2 2 लिखा है, यहाँ पे 3 3, तो यहाँ 2 और 3 दोनों है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, जिसका आंसर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर कि प्रति वर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। तो कार्रवाई हमें करनी है यहाँ पे।
जिसमें निष्कर्ष दिया कि कौन सी कार्यवाही या कार्यवाहियाँ दिए गए कथन का अनुसरण करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं, तो कार्रवाई करनी है कि सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि ऐसा नहीं कि अगर कोई जो है प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जो है उनको प्रभावितों का करे, वित्तीय सहायता प्रदान करे, क्योंकि प्रतिवर्ष की बात हो रही है, हर वर्ष ये चीज़ें हो रही हैं और बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको वित्तीय सहायता दिया जाए, ये गलत है। कह रहा है कि लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये हर साल की समस्या है प्रतिवर्ष की, तो यहाँ पे कंडीशन यही सबसे उचित होगा कि लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, चूँकि दूसरा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है कार्रवाई। फिर तीसरा नंबर कार्रवाई है कि लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है चौथा नंबर। यदि कोई पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनटों में भरता है तो बाकी टंकी कितने मिनटों में भरेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि जो टंकी का 3/16 भाग है, कितना है, 3/16 भाग है। ठीक है, 3/16 भाग यह भरता है कितने मिनट में, यह भर जाता है 15 मिनट में। कितने मिनट में, 15 मिनट में भर जाता है। इसके बाद टंकी का जो शेष भाग है, क्या है, टंकी का शेष भाग। अब शेष भाग का मतलब हो जाएगा कि जो टंकी का बचा हुआ भाग है, ठीक है ना, तो टंकी का जो बचा हुआ भाग, तो बचा मतलब मान लीजिए एक हिस्सा था, इसमें से हम 3/16 को क्या करें, घटा देते हैं, और जब घटाएंगे तो हमारे शेष बच जाएगा। तो 16 एकम 16 और -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/16 हो जाएगा। यानी कि जो टंकी का शेष भाग है वो 13 कितना है, वह 13/16 है। ठीक है, अब 3/16 भाग भरता है कितने मिनट में, 15 मिनट में। यानी कि टंकी का जो भाग है 3/16 उसको भरने में लग रहा है 15 मिनट। तो 13/16 भाग भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 13/16 भाग भरेगा वह कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि 13/16 और गुणे 16/3 और गुणे कितना, यानी कि हमने इसी को क्या किया, 16/3 को, ये जो 3/16 इसी को उल्टा कर दिया क्योंकि गुणा करना है। तो 16/3 और गुणे कितना है, ये 15 मिनट है, तो 15 मिनट में भरेगा। तो 16 से 16 यहाँ काट दिया और 3 से यहाँ 5 को काटेंगे तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15, और 13 × 5 कितना हो जाएगा, 65। यानी कि 65 मिनट में क्या हो जाएगा, 65 मिनट में बाकी टंकी को भर दिया जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 मिनट में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले बच्चे का जो हम लोगों ने मान लेते हैं कि पहले बच्चे की आयु, ठीक है, पहले बच्चे की आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष मान लेते हैं। ये पहला बच्चा है जिसकी आयु कितनी है, x वर्ष मान लेते हैं। इसके बाद दूसरे की आयु, ठीक है, इसके बाद दूसरे बच्चे की आयु मान लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 4 वर्ष का क्या है, अंतर है। इसके बाद तीसरे बच्चे की आयु हो जाएगी, तीसरे की आयु, ठीक है, तीसरे बच्चे की आयु हो जाएगी x + 8 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, x + 8 हो जाएगा। उसके बाद चौथे बच्चे, ठीक है, चौथे की आयु, ठीक है, चौथे की आयु यानी कि चौथी आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो हो जाएगी x + 12 हो जाएगा। ठीक है, ये x + 12 वर्ष हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे वर्ष लिख देते हैं सब जगह पर। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। जिसको भी प्रॉब्लम होती है कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, माना पहले बच्चे की आयु x वर्ष, दूसरे बच्चे की आयु कितनी है, x + 4 वर्ष, तीसरे की आयु कितनी है, x + 8 वर्ष, चौथे की आयु है x + 12 वर्ष। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रश्न के अनुसार है कि x + 4 और फिर प्लस में x + 8 और फिर प्लस में x + 12 कितना है, x + 12 हो जाएगा। ठीक ना, x + 12, तो पहले 4, 8 और 12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितने साल है, इनकी योग दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 वर्ष। कह रहे हैं ना 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है, इन सबके आयु का योग दिया 60 वर्ष। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें x को ले लेते हैं। तो
एक्स और एक्स एक्स एक्स, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो कितने एक्स हो जाएंगे यहाँ पे 4x। 4x बराबर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60 और माइनस कर देते हैं 8 4 12 और 12 कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 24। तो 60 में से हमें 24 घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो 4x बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो x बराबर जो वैल्यू आएगी 36 बटे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि x की जो वैल्यू वो कितनी है वो 9 आ गई। तो जो हमने यहाँ पे लिखा है कि माना पहले बच्चे की आयु कितना है 9 वर्ष, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा ना सबसे छोटे बच्चे की आयु कितने है, तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 9 वर्ष आ जाएगी, यानी कि x वर्ष जो था वो 9 वर्ष सबसे छोटे की आयु है। अब दूसरे बच्चे की आयु कितनी है, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 वर्ष हो गया। देखिए 4 वर्ष का अंतर है। फिर यहाँ पे 9 और 8 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 9 है और 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, यानी कि सबसे बड़े की आयु कितनी है 21 वर्ष है और उससे छोटे की आयु कितनी है 17 वर्ष है, उससे छोटी की आयु कितनी है 13 वर्ष है और उससे छोटी की आयु कितनी है 9 वर्ष है। तो इन सब में कितने साल का अंतर है 4 साल का, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु का उम्र जो होगा वो 9 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि बैगनी यानी कि पर्पल के सामने कौन सा रंग है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 फिगर दिए हुए हैं, ब्लू रेड पर्पल, येलो रेड ब्लू, रेड ग्रीन पर्पल, ऑरेंज ग्रीन और पर्पल। तो इसमें हमेशा जब भी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो पहले और दूसरे से तुलना करेंगे। इनमें अगर दोनों में कोई कॉमन मिला तो ठीक, नहीं मिलेगा तो हम पहले और तीसरे में कंपेयर करेंगे। अगर पहले तीसरे में नहीं बनेगा तो हम पहले और चौथे में कंपेयर करेंगे। इस तरह से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो पहले और दूसरे में दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में जो कॉमन है देखिए यहाँ पर भी ब्लू है और यहाँ पर कौन है रेड है, यहाँ पर भी रेड है और यहाँ पर भी क्या है ब्लू है। तो जो अगर दो समान डाइस में, अगर दो डाइस में 2 लेटर 2 अक्षर या 2 नंबर अगर कॉमन मिलता है तो जो शेष बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यानी कि जो पर्पल का विपरीत होगा वो क्या होगा येलो हो जाएगा, यानी कि पीला, येलो मतलब पीला। तो पर्पल का जो सामने होगा या विपरीत होगा वो हमेशा क्या होगा पीला। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो पीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 13 2 4 30 और 15 4 5 65, तो 12 5 8 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे हमें बताना कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 और 26 और 4 कितना 30, यानी कि 13 का गुणा करना है 2 में और प्लस हमें कर देना है 4। तो 13 दूनी 26 और 4 30। तो 15 का गुणा कर देंगे 4 में, 15 चौक कितना हो जाएगा 60 और 5 को जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। तो 12 बचे कितना हो जाएगा 60 और 60 में हमें कितना जोड़ देना है 8 जोड़ देना है, तो आ जाएगा 68, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो हमने किया है वो पहले 13 का गुणा कर दिया 2 में, उसके बाद हमने जोड़ दिया कितना 4, तो बराबर कितना हो गया 30 के। इसके बाद 15 का गुणा कर दिया 4 में, उसके बाद हमने जोड़ दिया कितना 5, तो बराबर कितना हो गया 65। अगले में हमारा है कि 12 का गुणा कर देंगे 5 में और प्लस कर देंगे 8, तो बराबर हो जाएगा हमारे पास 68, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 8वां नंबर कि सभी ग्रह तारे हैं। सभी ग्रह क्या हैं, सभी के सभी जो ग्रह हैं वो हैं तारे। तो यहाँ पे हो जाएगा तारा। फिर कह रहा है सभी तारे चंद्रमा हैं। सभी तारे क्या हैं, सभी तारे जो हैं वो चंद्रमा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सभी होता है, और जहाँ पे सभी होगा वहाँ पर कुछ भी होगा, और जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हमेशा कुछ होता है, और जहाँ कुछ होता है वहाँ पर सभी नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो कंक्लूजन जो कह रहा है, निष्कर्ष है, वो कह रहा है कि सभी ग्रह तारे हैं। तो सभी ग्रह जो हैं वो तारे हैं। तो हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सभी भी बोला है, तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला जो कंक्लूजन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है कि कुछ चंद्रमा ग्रह हैं। तो चंद्रमा, ये सभी चंद्रमा की बात है, और कुछ चंद्रमा क्या है, कुछ चंद्रमा ग्रह हैं। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो निष्कर्ष यानी कि हमारा जो बनेगा वो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित चित्र में से कौन सा त्रिभक्षियों, बाघों और जानवरों के बीच सही संबंध को दर्शाता है।
तो दूसरे को ध्यान रखिएगा, तृणभक्षियों का मतलब होता है शाकाहारी, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं तृणभक्षी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इनके बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो जानवर दिया है तो जानवर के अंदर ये आ जाएगा, एक बनेगा, जो डायग्राम बनेगा ये हो जाएगा जानवर का। किसका बन जाएगा? ये हो जाएगा जानवर का डायग्राम। और बाघ है तो इसका मतलब बाघ भी जानवर के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा बाघ का। ठीक है, ये बाघ हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी बाघ जितनी में उस सब के सब क्या हैं? वो जानवर होते हैं। ठीक है, अब बाघ जो है वो कभी शाकाहारी हो नहीं सकता, यानी कि तृणभक्षी हो नहीं सकता। और जानवर हैं तो कुछ जानवर ऐसे हैं जो शाकाहारी होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर शाकाहारी का एक डायग्राम बन जाएगा इसी के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास किसका? शाकाहारी का। ठीक है, ये बन जाएगा शाकाहारी का डायग्राम। तो क्योंकि जानवर से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बना देंगे, ये बनेगा हमारे पास, जो दोनों के दोनों सर्कल अंदर रहेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा जो परफेक्ट बनेगा वो ए नंबर बन जाएगा। ठीक है, जानवर और बाघ, क्योंकि सभी बाघ क्या है? जानवर हैं, तो वो अंदर होंगे, और ये हमारा हो जाएगा शाकाहारी। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या हम ये सी नहीं लगा सकते, शाकाहारी को अलग कर दें? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शाकाहारी सभी जो है बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे भी जानवर होते हैं जो प्योर क्या होते हैं? शाकाहारी ही होते हैं। ठीक है ना, जैसे गाय तो है तो वो जानवर ही, लेकिन है प्योर क्या? वेजिटेरियन है, यानी कि शाकाहारी है। तो हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हम ए नंबर आंसर लगाएंगे। इसका परफेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 नंबर है कि कथन यहाँ पे दिया हुआ है और निर्णय हमें लेना है। गुणवत्ता का एक मूल्य होता है और भारत शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें निर्णय लेना है। तो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में क्या होगा? सुधार होगा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर गुणवत्ता का एक मूल्य होता है तो भारत जो है शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रहा है, तो इसका मतलब भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में क्या होगा? सुधार होगा। बिल्कुल सही है। केवल निधियन से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर एक शब्द लग गया है बच्चों, केवल। और जब कभी भी किसी निर्णय लेने में या निष्कर्ष निकालने में या कार्रवाई करते समय केवल शब्द का प्रयोग आ जाए और तो ऐसे कंक्लूजन या निर्णय हमेशा क्या होते हैं? बिल्कुल गलत होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और केवल निधियन, निधियन का मतलब होता है धन, या यानी कि धन संपदा। जब किसी भी चीज पर केवल धन से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा केवल पहला होगा, जो कि विकल्प जो यहाँ पे दिया है केवल पहला के लिए कौन सा है? पहला नंबर, ए नंबर। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 11वां नंबर। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल है। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। एफ सी के बाएं बगल में है और जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी डी और ई के बीच में है। बी के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो दोस्तों यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हैं 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 लोग हैं। तो 7 लोगों के लिए हमें सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कितने हो गए? 3 और 3 6, और एक डायग्राम हम और बना लेते हैं जिसके यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो 7 लोग हैं। कंडीशन को पढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे सेटिंग करेंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो F है वो C के बाएं बगल में है। ठीक है, F जो है वो C के बाएं बगल में है, तो हम F को यहाँ बैठाते हैं और C को यहाँ बैठाते हैं। C के बाएं बगल में कौन बैठा है? F है। और सारे लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा ये दाहिना होगा और ये बायां, यानी कि दायां का मतलब हो जाएगा आपका राइट, यानी कि जो राइट होगा, जो दायां होगा वो घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। कहाँ होगा? घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। इसको बोला जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा। और बायां का मतलब जो हो जाएगा, जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट का यानी कि हमारा हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब हो जाएगा बायां, और बायां का मतलब यहाँ हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? बायां का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में। क्या हो जाएगा? घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में हो जाएगा। और घड़ी के दिशा को हम लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं? इसको दक्षिणावर्त बोला जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज को बोला जाता है वामावर्त। क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है वामावर्त दिशा। इसको हम लोग बोलते हैं वामावर्त दिशा। ठीक है, तो जो सी एफ है वो सी के बाएं बगल में बैठा है और जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर।
तो सी के बाएं इधर होगा तो एक और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा है, तो हमने यहाँ पे जी को बिठा दिया। अब आगे कंडीशन है ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो ए है वो ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए ई के बाएं से, तो ई को हम यहाँ बैठाते हैं और इसका बायां इधर है, तो एक दो तीसरे स्थान पे कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा, तो ई के बाएं से तीसरे स्थान पर हमने किसको बैठा दिया, ए को बैठा दिया। फिर है बी डी और ई के बीच में बैठा है, जो बी है वो डी और ई के बीच में बैठा है, तो हम बी को यहाँ बैठा देंगे और डी को यहाँ बैठा देंगे, जो बी है वो डी और ई के बिल्कुल बीच में बैठा है। तो कह रहा है कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो बी के ठीक दाएं कौन बैठेगा, ई बैठेगा, जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर यानी कि ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। y@z का अर्थ है y z की माँ है, $z का अर्थ है y z का पति है, और y+z का अर्थ है कि y z की बहन है, और y*z का अर्थ है कि y z का पुत्र है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध m n की बेटी है, जो m है वो n की बेटी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में हमें कुछ नियम को फॉलो करना होता है जिससे सभी विकल्प को हम चेक करने से बच जाएंगे। m n की बेटी है, ठीक है, जो m है वो n की बेटी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिलेशन में किसका फाइंड करना है, m का। m जो है वो n की बेटी है, किसकी बेटी है, n की बेटी, कौन, m। तो m जो है बेटी तभी बनेगी जब यह एक क्या होगी, एक महिला होगी, यानी कि जब m एक महिला होगी तभी क्या होगा, m एक बेटी होगी, क्योंकि m को हमेशा ध्यान रखिएगा, m जहाँ भी होगा वो एक क्या होगा, एक फीमेल होगा। अगर मेल हुआ तो ये कभी जो है बेटी नहीं होगी, ठीक। तो सबसे पहला नियम इसमें जो होता है वो होता है जेंडर चेक करने वाला, ठीक है। क्या करते हैं इसमें सबसे पहले जेंडर चेक किया जाता है, ठीक है, इसमें सबसे पहले जेंडर चेक किया जाता है, ठीक है। जेंडर चेक करने का मतलब है कि हमें जिसके बारे में आंसर बताना है वह मेल है या फीमेल है, ये चेक किया जाता है। इसके बाद रूल नंबर दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान रखिएगा कि जिसके बारे में पूछा गया है अगर वह अंतिम में दिखे तो ऐसे विकल्प को काट दिया जाता है। तो दूसरा पहला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि m के बारे में सबसे अंतिम में है, दिख रहा है यहाँ पे, और m के बारे में पूछा गया है, तो m यदि सबसे अंत में दिखता है तो उसको काट देंगे। क्यों? क्योंकि इसका कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं होता, यानी कि इसका मेल है या फीमेल है ये पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जिसके बारे में पूछा जाए उस विकल्प में यदि लास्ट में दिखता है तो उस विकल्प को काट दिया जाता है। तो पहला नंबर हमारा गलत हो गया। अब हम क्या करते हैं, रूल नंबर पहले पर आते हैं कि चेक द जेंडर, यानी कि सबसे पहले हम जेंडर चेक करेंगे किसका, m का। तो जहां जहां m है हम उसका जेंडर चेक कर लेते हैं। तो m*f लिखा हुआ है और यहाँ स्टार का मतलब है कि y*z का अर्थ है y z का पुत्र है, यानी कि m(f) का क्या होगा, पुत्र होगा। इसका मतलब यह एक मेल पर्सन हो गया, इसलिए दूसरा विकल्प भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब तीसरे विकल्प में या चौथे विकल्प में कोई एक आंसर होगा। अब इनमें से हमें किसी एक को चेक करना है। अगर वह सही हो गया एक तो अगला गलत हो जाएगा, अगर अगला गलत हो गया तो हमारा नेक्स्ट जो होगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे m और f के बारे में चेक कर लेते हैं। m+f, और प्लस का मतलब यहाँ देखिए m(f) की क्या है, बहन है, इसका मतलब यहाँ भी महिला है, और m+f यहाँ लिखा तो यहाँ भी महिला है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं कि m+f का अर्थ क्या है। तो यहाँ देखिएगा y+z का अर्थ है y z की बहन है, यानी कि m+f का अर्थ है कि m(f) की बहन है, जो m है वो f की क्या है, बहन हो जाएगी। अब f का जेंडर नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। अब f*b, तो स्टार का मतलब है कि जो f है वो b का क्या है, f जो है वो b का पुत्र है, तो f जो होगा वो b का पुत्र होगा। इसका मतलब अगर ये पुत्र है तो ये दोनों लोग भाई बहन हो गए, और ये इनके पिता हो सकते हैं या इनके माता हो सकती हैं। और $n, और डॉलर का अर्थ है कि b n का पति है, जो b है वो n का पति है। तो यहाँ पे अगर ये पति हो गया तो शादीशुदा मैरिड में हमेशा ध्यान रखिएगा एक का जेंडर क्लियर हुआ तो दूसरे का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। तो
m n की बेटी है तो ध्यान रखिएगा जो m है वो n की क्या लगेगी, n की बेटी लगेगी और ये इसकी क्या लगेंगी, माता लगेंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर सही हो गया। इसका मतलब ये सी भी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे रूल 3 चलते हैं। पहला रूल चलता है ये कि सबसे पहले हम जेंडर चेक करते हैं, जिसके बारे में पूछा गया है वह मेल होगा या फीमेल होगा, पहले ये डिसाइड करेंगे। रूल नंबर दूसरा हमारा है कि जिनके बारे में चर्चा हो रही है उन दोनों लोगों को विकल्प में होना जरूरी है। जैसे m और n है तो m और n का होना सब में जरूरी है। रूल नंबर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसके बारे में पूछा जाए यदि वह अंत में दिखता है तो उसको हम काट देते हैं, क्योंकि उसका मेल और फीमेल क्लियर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 13 नंबर। कुछ प्रश्न उत्तर हैं और कुछ उत्तर लेखक हैं। तो ध्यान दीजिए, ये डायग्राम बनेगा हमारा कि जो कुछ प्रश्न हैं वह क्या है, कुछ प्रश्न हमारे उत्तर हैं, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है कि कुछ उत्तर लेखक हैं, कुछ उत्तर जो हैं वो क्या हैं, वो लेखक हैं। इसके बाद अगला है कि सभी लेखक कवि हैं। जो सभी लेखक हैं वो क्या हैं, सभी लेखक वो कवि हैं, सभी लेखक कवि हैं। ठीक है, तो सभी लेखक जो है वो कवि हो जाएंगे। जो यहाँ पे आंसर हमारा डायग्राम बनेगा ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब हमारे पास कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ लेखक उत्तर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लेखक उत्तर हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पहला नंबर हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ कवि प्रश्न है तो कुछ कवि प्रश्न है, तो कवि यहाँ है और प्रश्न यहाँ है, तो ये बिल्कुल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न और कवि के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सभी प्रश्न कवि हैं, तो प्रश्न यहाँ है कवि यहाँ है, तो ये सभी प्रश्न कवि हैं, तो ये भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसको भी गलत कर देंगे। कुछ कवि उत्तर हैं और कुछ कवि उत्तर हैं, तो कवि और उत्तर यहाँ है इन दोनों में, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ उत्तर कवि हैं, इनके बीच में रिलेशन है। तो यहाँ पे पहला और चौथा सही होगा, जिसका आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि केवल फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करता है, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 14 नंबर में। एक कक्षा में 150 छात्र हैं और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। ठीक है, एक कक्षा में 150 छात्र हैं जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। लड़कों में एक कुड़ाल शीर्ष से 25वें स्थान पर और केवल 10 लड़कियां कुड़ाल के आगे हैं। इसके बाद कितने लड़के होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा वो ध्यान दीजिएगा कि एक कक्षा में 150 लड़के, यानी कि जो टोटल कुल संख्या है वह कुल संख्या जो है वह है 150। ठीक है, अब कह रहे हैं लड़कों की संख्या, यानी कि जो बॉयज हैं वो लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल्स की संख्या से कितने हैं, गर्ल्स की संख्या से दोगुनी है, तो इनका हो जाएगा 2x और इनका हो जाएगा x, और इन दोनों का जो सम करेंगे वो हो जाएगा कितना 150। तो 2 और 1 कितना 3, तो 3x बराबर जो हो जाएगा वो 150, यानी कि x बराबर जो संख्या आएगी वो 150 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, यानी कि लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं, वो 50 हैं और लड़के जो हैं वो कितने हैं 100 हैं, तो 50 और दुगना तो 150 हो गए। अब लड़कों में एक कुड़ाल है जिसका शीर्ष से स्थान जो होगा, जो शीर्ष से स्थान कुड़ाल है वो 25वें स्थान पर बैठा हुआ है। कितने स्थान पर, 25वें स्थान पर, और केवल 10 लड़कियां जो है वो कुड़ाल से आगे हैं, यानी कि कुड़ाल से आगे जो बैठी हैं वो केवल कितनी है 10 लड़कियां। तो 25 में से हम क्या करेंगे पहले, यानी कि इसके आगे जो है वो केवल 10 लड़कियां बैठी हैं, जो गर्ल्स हैं वो 10 हैं, तो 25 में से हम क्या करेंगे 10 को घटा देंगे और बचेगा कितना हमारे पास 15। ठीक है, और लड़के की संख्या कुल कितनी है, लड़कों की संख्या कुल है 100, बस इसी 100 में से हमें 15 घटा देना है, तो बचेंगे कुड़ाल से आगे कितने लोग बचेंगे, वो बचेंगे टोटल 85 लोग, जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि 85। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि यदि किसी निश्चित भाषा में इलेक्शन को HNHERFMK के रूप में कोडित किया जाता है तो FLOATING को उसी कोड में कैसे कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेना फटाफट, ELECTION। अब E 5 नंबर पर, L 12 नंबर पर, E 5 नंबर पर, C 3 नंबर पर, और ये 20 नंबर, 9 नंबर, और ये 15 नंबर, और ये 14 नंबर। ये लेटर के प्लेस वैल्यू है, यानी कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर होता है। E 5 नंबर पर आएगा, L 12 नंबर पर, E 5 नंबर, C 3 नंबर पे, T 20 नंबर पर, I 9 नंबर पर, O 15 नंबर, N 14 नंबर। अब इसके लिए जो कोड किया गया है वो किया गया है HNHERFMK
एफ, एम और के, यानी कि इसका रिलेशन इससे है और इनका रिलेशन यानी कि ई के बाद एच आया है। तो सबसे पहले देखिए 5 में कितना हमने जोड़ दिया, 5 में 3 जोड़ दिया, तो 5 3 8 है। फिर 12 के बाद यहाँ पे कितना है 14, तो इसमें हमने कितना जोड़ दिया 2। अब 5 के बाद यहाँ पे फिर कितना जोड़ दिया 3, 8 हो गया। फिर 3 में कितना जोड़ दिया 2। अब फिर 12 में हमने क्या किया 20 है। अब 20 के बाद यहाँ पे हमने माइनस शुरू कर दिया, तो -2। फिर 9 के बाद हमने क्या किया -3। फिर 15 के बाद हमने क्या किया -2। फिर 14 के बाद हमने क्या किया -3। तो शुरू के हमने 4 लेटरों में हमने क्या किया +3 +2 +3 +2, और लास्ट के 4 अक्षरों में क्या किया -2 -3 -2 -3। बस सेम कंडीशन अप्लाई कर देंगे FLO ATIN और G में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेटर की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 12 15 1 20 9 14 और 7। तो सबसे पहले हमें क्या करना है +3 करना है। इसके बाद हमें क्या करना है +2 करना है। फिर से हमें +3 करना है। फिर से हमें +2 करना है, और यहाँ पे स्टार्ट कर देना -2 -3 फिर -2 और -3। तो 6 में हमें क्या करना है 3 जोड़ना है, तो 9 हो जाएगा, जिसका अक्षर होगा हमारा I। इसके बाद यहाँ पे 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 हो जाएगा हमारे पास 14, जिसका लेटर होगा N। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी हमारी R की। 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 नंबर पे जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा C, INRC। तो ध्यान दीजिएगा INRC, तो C नंबर कैंसिल हो जाएगा, INQ ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब INRC यहाँ भी है, INRC यहाँ है, इसका मतलब हमें आगे अभी बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ा लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा 18 है, यहाँ पे 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 नंबर पे R। तो 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, और यहाँ पर भी कौन शुरुआत होगा R से। ठीक है, इसके बाद हमें 9 में -3 करना है तो बनेगा 6, 6 नंबर पे बनेगा F। 14 में हमें 2 घटाना है तो बनेगा 12, 12 नंबर पे आएगा L, और G 7 में -3 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, जिसका लेटर हो जाएगा D। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे INRC RFLD है, जिसका आंसर हो जाएगा A नंबर। यहाँ पे देखिए M लिखा हुआ है, F के बाद RF, यहाँ M लगा हुआ है, तो जो कि M नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हमने L। तो आंसर हमारा B भी कैंसिल हो जाएगा, और सॉरी ये D भी कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर हमारा जो होगा वो A नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम PK क्लासेस 922 आगे ऑफिशियल लिखा होगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपके दुनिया भर के टेस्ट पड़े हुए हैं, वो आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट करें, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। आप आराम से, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।